Hello my dear students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते वीडियो। हमेशा खुश रहिए, खेल मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, पढ़िए लिखिए खूब सारा और अपने देश का, अपने माँ बाप का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on evaluation of रोस्टीन बिग पुश स्ट्रेट या जो मॉडल है डबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका एवेल्यूएशन की कहाँ कैसे क्या है। हाउएवर प्रोफेसर रोस्टीन रोडन्स all or nothing approach is not perfect in itself in all respect. It suffer from a number of lucans। जो बिग पुश थ्योरी है रोडन की, ये सभी अप्रोच परफेक्ट नहीं है कि लेकिन सभी रेस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो परफेक्ट नहीं है। ये बहुत सारी कमियों से साथ गुजरती है। फर्स्ट, द मेन इम्प्लीकेशन ऑफ द बिग पुश थ्योरी इज स्टेट इंटरवेंशन एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग। जो बिग पुश थ्योरी है वो सेंट्रलाइज और इंटरवेंशन गवर्नमेंट स्टेट इंटरवेंशन जो बिग पुश थ्योरी उस पर बेस है। इट इज़ आर्ग्यू दैट ड्यू टू imperfection of market the free price system fails to register। जो इम्परफेक्शन की मार्केट में इम्परफेक्शन की वजह से फ्री प्राइस सिस्टम की वजह से ये अपने आप को रजिस्टर करने में फेल हो जाते हैं एंड दस कम्युनिकेट प्रॉपरली द इकोनॉमिक इवेंट्स मच लेसर दे फ्यूचर कोर्सेज। और जो अब इनके कम्युनिकेशन जो होते हैं प्रॉपरली नहीं होने की वजह से इकोनॉमिक्स में तो इन फ्यूचर कोर्सेज की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होते। बट द पर्टेनेंट क्वेश्चन इन्वॉल्व हेयर, एक उचित क्वेश्चन की बात करें, विल द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वारंट ए कंक्लूजन टू द कॉन्ट्ररी। क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज में विल द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वारंट। तो जो अपनी रोडन की जो थ्योरी थी इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन उठता है कि क्या जो विकासशील डेवलपिंग कंट्री है जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस में क्या इसके विपरीत निष्कर्ष निकालेंगी। बोला हाँ या ना, इसकी बात करते हैं अब। एंड द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द मैटर इज दैट द current institutional and administrative setup of the government machinery of the poor developing countries too big to cope with the decades of the big push theory। देखो जो बिग पुश थ्योरी है रोडन की, तो उसमें जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है इंस्टीट्यूशनल्स का, जो एक्चुअल की बात फैक्ट्स की बात करें तो जो पुअर डेवलपिंग कंट्री या लोअर डेवलपिंग कंट्री उनकी जो है तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। और वो बिग पुश थ्योरी की जो डेडिकेट्स होते हैं उसमें उसके बिग पुश थ्योरी के जो इंस्ट्रक्शंस है, उनको जो टर्म कंडीशंस है उनको फॉलो करने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। एंड it is therefore quite doubtful whether the government sponsored brand of communication system about the future events would at all be more effective than the free price mechanism। तो ये सबसे पहले डाउटफुल है कि क्या जो इन फ्यूचर सरकार जो भविष्य की घटनाओं के बारे में इन फ्यूचर की जो इवेंट्स होंगे, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको स्पॉन्सर्ड करती है कि जो कि अपना जो फ्री प्राइस जो है मार्केट जो फ्री प्राइस मैकेनिज़्म है अपना, तो वो अधिक ज़्यादा प्रभावी होगी। ये अपना एक क्वेश्चन था कि वह अधिक प्रभावित होगी। नेक्स्ट की बात करें अपन अब, द गवर्नमेंट्स to developing countries may be somehow manage to draw up their initial integrated economy plan, but they are bound to be faced with tremendous difficulties in execution to these plans। जो ये प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के, इनको इम्प्लीमेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, उनका सामना करना पड़ता है जो प्योर कंट्रीज होती है। इन मैनी कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम comprising a complex set of related projects delay
and continued revision of the original bounded schedule are inevitable. And the greater the interdependence, remarked Professor Meant, between the different components of the plan, the greater the repercussions of an unexpected or an unavoidable change in one part of the plan on the rest, and the greater the need to keep the different part of the plan continuously revised in the light of the latest information available. These are indeed formidable hurdles for the developing country to cross. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आर्थिक, जो उनकी जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक क्रियाएं होती है, उनको उनका प्रबंधन कर तो सकती है, लेकिन वे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाहरी कठिनाइयों का सामना करने के लिए बाध्य होती है। कैसे? इन एनी कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स का अगर मैं बात करूँ जिससे बाध्य होती है, लेकिन वे किसी भी व्यापक कॉम्प्रहेंसिव कार्यक्रम प्रोग्राम की संबंधित परियोजनाओं के एक जटिल समूह शामिल है। देरी और मूल्य समयबद्ध अनुसूचियों के निरंतर संशोधन अपरिहार्य होते हैं इसमें। प्रोफेसर माइंड कहते हैं कि योजना के विभिन्न घटकों के बीच में बाकी हिस्सों पर योजना के एक हिस्से में अप्रत्याशित या अपरिहार्य परिवर्तन के अधिक से अधिक होने और अलग रखने की आवश्यकता के लिए अधिक से अधिक उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं के आलोक में योजनाओं के कुछ हिस्सों को लगातार संशोधित किया जाता है। ये वास्तव में विकासशील देशों को पार करने के लिए दुर्जय बाधा है। जो दो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी गवर्नमेंट जो मैनेज तो कर सकती है, लेकिन उनके जो मैनेज करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। टाइम बॉन्ड्स रहती है, प्रोफेसर मिंट कहते टाइम बॉन्ड्स है, और कंटिन्यू रिवाइज करने के टाइम बॉन्ड्स होते हैं, रिलेटेड प्रोजेक्ट डिले रहते हैं, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स सेट होते हैं कुछ, जैसे कि प्रोजेक्ट डिले रहेंगे, अधिकतर कंटिन्यूस रिवीजन करना पड़ेगा टाइम पॉइंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इन सब में बहुत डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट को। और प्रोफेसर मिंट कहते हैं कि बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लान द ग्रेटर द repercussions of an unexpected or unavoidable change in one part of the plan। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल चेंजेस होता है पार्ट में, कोई भी अपन जो प्लान कर रहा है उस प्लान में अगर अनअवॉइडेबल चेंजेस कर रहे हैं अपन, तो वो उस अनअवॉइडेबल चेंजेस हो रहा है प्लान में, तो रीसेट करना डिफरेंट पार्ट्स को उस प्लान में कंटिन्यूसली रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की समस्या। इन सब के लिए गवर्नमेंट को, डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिसाइड्स वन besides, on account of the poor and incompetent institutional setups, the developing countries there is bound to be insufficient knowledge। तो डेवलपिंग कंट्री पर इनसफिशिएंट नॉलेज होता है कोई भी इनको इम्प्लीमेंट करने अबाउट द लोकल कंडीशन एंड इनएफिशिएंट फीडबैक ऑफ दिस वाइटल लोकल नॉलेज नहीं होती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ सेंट्रल प्लानिंग मशीनरी। तो सेंट्रल प्लानिंग मशीनरी के लिए बस इनएफिशिएंट नॉलेज होता है, इनएफिशिएंट फीडबैक होने की वजह से सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते वहाँ। एंड mere improvement in the standard types of statistical information would not remedy all this। इन सब के लिए स्टैटिकल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं, स्टैटिकल, ये सब इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकते, उपचार नहीं है इन सब चीज़ों का। और ऑल द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट इन मिक्स इकनॉमी लाइक इंडिया। मिक्स इकनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंडिया में, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। दिस इज़ सो बिकॉज नॉट ऑफ्टन the public and private sector, rather than being complementary, are in fact competitive with each other। Thus they may so happen that the private enterprise is inhibited by uncertainties not only about the general economic situation but also about the future intention of the government regulation।
जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अनसर्टेनिटीज़ के साथ साथ में जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशंस होते हैं फ्यूचर इंटेंशंस को लेके उनके साथ भी सफ़र करते हैं, उनके साथ में भी उनको भी डर रहता है उनके बीच में. Thus, it is quite clear that the implication of big push programs in the developing countries, with their weak and incompetent institutions and administrative machine, is likely to die its own death. खुद की मृत्यु के समान होता है. जैसे कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है, अगर हम जो बिग पुश प्रोग्राम्स है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपन डेवलपिंग कंट्रीज़ों में, ऐसी स्थिति में जहाँ उनके पास वीक इनकम्पिटेंट इंस्टीट्यूशंस है, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, तो वो खुद की मृत्यु को खुद निमंत्रण देना है. In fact, as Professor Mint remarks, it can be compared to an attempt to impose a complete and new brand, second floor, on a weak and imperfectly developed one floor economy to these countries. कोई भी अपन फर्स्ट फ्लोर अगर अपना कमज़ोर है तो सेकंड फ्लोर उसके ऊपर कैसे बना सकते हैं, अगर सोच सकते हैं कि बताओ मुझे. कोई भी अपन फर्स्ट फ्लोर ही कमज़ोर है तो सेकंड फ्लोर कैसे बनेगा माइंड के अकॉर्डिंग. सेकेंडली, द चीफ प्लैंक of which the big push theory is founded is the emergence of a wide range of external economy. Professor Binner has shown that international trade can provide much more external economies than does not domestic investments. However, the developing countries, being primary producing countries, engage in a large part of their total investment for their export and marginal import substitutes the field where the external economies are found to be very negligible. सेकेंडली बात की थी अपन ने चीप प्लैंक ऑफ विच बिग पुश थ्योरी इज फाउंडेड इन द इमरजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी. एक्सटर्नल इकोनॉमी में जो चीप प्लैंक होते हैं उसकी जो मुख्य फलक चीप प्लैंक कह सकते हैं. तो वो जो जैके बिनर कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की तुलना में जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है वो प्रदान करता है इंटरनेशनल ट्रेड हमको. ठीक है, लेकिन जब देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो मोस्टली आपने देखे होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं. तो वे अपने निर्यात और आयात के विकल्प अपने कुल निवेश का एक बड़ा हिस्सा संलग्न करते हैं. मतलब निर्यात भी करते हैं, साथ में इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो आपस में एक दूसरे इनसे सब्सिट्यूट्स के थ्रू हुई वो आपस में इस तरह से अपने बिजनेस करते हैं. तो उन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है वो बहुत कम पाई जाती है. सेकंड बात हो गई है, फर्स्ट अपन ने बात कर ली है कि जो बिग पुश थ्योरी उनके इकोनॉमिक जो सेक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन बहुत वीक होते हैं. सेकेंडली एक्सटर्नल जो अपने इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है वो उसमें इसकी वजह से भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज बहुत कम पाई जाती है. इस वजह से भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते बिग पुश थ्योरी को. थर्डली, द बिग पुश थ्योरी कंसनट्रेट्स मेनली ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा कंसर्न करती है, लाइक capital goods, consumer goods and social overhead capital. The manufacturing sector is considered inherently to be a better vehicle of economic growth. But in the developing country, the most dominant sector is composed of agriculture and primary production. डेवलपिंग कंट्री अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जाते ही नहीं पहुँच इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुँच ही नहीं पाते. वो प्राइमरी सेक्टर में ही रन कर रहे होते हैं, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रन कर रहे होते हैं. इस वजह से जो बिग पुश थ्योरी है अपनी वहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. फॉर ए बैलेंस ग्रोथ था इकोनॉमी एग्रीकल्चर आल्सो रिक्वायर्ड ए कॉरस्पॉन्डिंग बिग पुश and any neglect of the agriculture sector of these countries bounded to be jeopardic the big push efforts.
ये 3 बातें कर ली. नेक्स्ट इज फोर्थ, द मेजर पार्ट्स ऑफ लंपी इन्वेस्टमेंट involved in the all or nothing approach is called for by the technical individualities embodies in the creation of social overhead capital, not only in the quantum of investment enormously lumpy, but also the capital output ratio high in the provision of social overhead services than in the other direction. Thus, due to the inherent capital scarcity in the developing country, it is really a matter of device wisdom to require these countries overstrain their merger, overstrain their major resources in the provision of complete output of infrastructure. तो फोर्थ एवोल्यूशन की बात करें तो अपन जो लंपी इन्वेस्टमेंट, ढेलेदार इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऑल और नथिंग अप्रोच पर बेस होता है. इसे अपन ऑल और नथिंग अप्रोच कह सकते हैं, जिसमें न केवल निवेश की मात्रा ठेलेदार मीन्स जो थोड़े कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ समय के पैसा निकाल लेते हैं, उनका फिक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी नहीं होता है. वो आज इन्वेस्टमेंट किया, कल उस पैसे को वापस रिटर्न निकाल लेते हैं मार्केट से. तो उन लोगों की उन सब की वजह से तो जो ठेलेदार जो लंपी इन्वेस्टमेंटर्स होते हैं, ये उसको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ों में इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होते हैं. अधिकतर जो लंपी इन्वेस्टर्स होने की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पूंजी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ रहता है हमेशा वहाँ, क्योंकि आज पैसा लगाया कल निकाल लिया, आज पैसा लगाया निकाल लिया. तो वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो स्टेबल नहीं हो पाता है. तो क्योंकि उनके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मार्केट की जो कैपिटल एक्यूमुलेशन इन सब की नॉलेज नहीं होती है, तो उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत होती है, तब वो डेवलप हो सकते हैं. तो ये हमने एवोल्यूशन 4 एवोल्यूशन बात की बिग पुश थ्योरी के. पहले तो अपन ने बोला उनके पास, तो 4 एवोल्यूशन में अपन ने पहला बात की थी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव है और जो ऐसी इकोनॉमिक संस्थाएं नहीं है, वीक संस्थाएं. सेकंड अपन ने बिग पुश थ्योरी में बात की, तो कुछ ऐसे है कि जो उनकी प्रोड्यूस कुछ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं. फिर सेकंड उनको इसी तरीके से थर्ड बात की, फोर्थ बात की अपन ने द बिग पुश. बात करते हैं नेक्स्ट, द बिग पुश थ्योरी रिकमेंडेड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच converted action in the creation of social overheads. This is on the implicit assumption that these services are totally non-existent in these economies. However, the most of these countries, remarks Professor Mint, the practical question is not whether to have a completely new output to these services starting from scratch, but how to extend and improve the existing facilities. Further, the big push theory, by its very nature, requires the lumpy investment in different social overheads to be made simultaneously and once for all, with the very long gestation periods usually associated with such investments. There are bound to be inflationary pressures in the economy due to the shortage of consumption goods, and in an inflationary atmosphere, the process of construction of the social overhead is bound to be protracted once. In this light, it would be better to spread the infrastructure building activities over a period of time through phasing and changing the time dimension of the projects that require selection of a suitable economic size of social overhead investments. तो जो आज अपन ने ये बात की है कि जो रोडन का जो एवेल्यूएशन बिग पुश थ्योरी का एवेल्यूएशन किया फर्स्ट सेकंड डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरीके से काम करता है, इसका एवेल्यूएशन किया मिंट ने. कुछ प्रोफेसर मिंट है, उन्होंने इसके बारे में कुछ और बातें बताई. इन सब की बात की आज अपन इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स की बात करें. फर्स्ट, negligible economics in export and import substitute sectors. Next is negligible economics from cost reducing investment. Third criticism is neglecting investment in agriculture sector and inflationary pressure को neglect कर रहे हैं, administrative and institutional difficulties को,
इट इज़ नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो मैं बात करूँ नेलिजिबल इकोनॉमिक्स इन एक्सपोर्ट, द बिग पुश इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी जस्टिफाइड on the ground of external economies, but according to Weiner, the export sector and import substitute sector are so backward in UDC that they are hardly give rise to economics. बहुत वीक होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इस वजह से वो इकोनॉमिक्स को राइज नहीं कर पाते वीनर के अकॉर्डिंग। जबकि रोडन कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट के थ्रू अपना बिजनेस रन करते हैं, तो इस जो उसमें बिजनेस रन होता है तो उसमें बिग पुश थ्योरी इम्प्लीकेशन होता नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो वीक होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, इस वजह से वहाँ इकोनॉमिक्स राइज नहीं हो पाती है। और कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट विच आर कंसर्न विद पीपल वेलफेयर हार्डली यील्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, नेगलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है उसको नेगलेक्ट किया गया है यहाँ। इन्फ्लेशनरी प्रेशर और इंस्टीट्यूशनल डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंस्टीट्यूशनल डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी होती है, वो है इट इज़ नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है ये सारी चीज़ें। कोई कहता है, वो कह रहे है कि ये नहीं है। द बिग पुश थ्योरी इज ए recipe for the UDC, but it has not been derived on the basis of historical experience. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेस पर इसको ड्राइव नहीं कर सकते अपन, ठीक है। ये बात हो गई है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डिफ़िकल्टीज़ की बात करें, दिस थ्योरी स्ट्रेस अपॉन स्टेट इन्वेस्टमेंट टू रिमूव deficiency of capital, but in case of UDC the machinery is corrupt. There exist a lot of problems in state machineries. The private and public sector compete with each other rather supporting each other. Consequently they will not be balanced growth in the economy। ठीक है ये बच्चों, ये अपन ने बात की इसके एवेल्यूएशन क्रिटिसिज्म की। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, थैंक यू।